इतिहास के पन्नों में आपने कई खूंखार अपराधियों और शातिर दिमागों की कहानियां सुनी होंगी जो जेल की ऊंची दीवारों, कंटीली तारों और सख्त पहरों को तोड़कर फरार हो गए। लेकिन जापान के इतिहास में एक ऐसा नाम दर्ज है जिसकी कहानी किसी हॉलीवुड थ्रिलर से भी ज्यादा दिलचस्प लगती है। ये कहानी किसी बेरहम कातिल या माफिया की नहीं, बल्कि एक ऐसे शख्स की है जिसने कभी कोई संगीन जुर्म किया ही नहीं था, फिर भी किस्मत ने उसे काल कोठरी में धकेल दिया था। उसके साथ जेल में जानवरों से भी बदतर सलूक किया गया। बेरहमी से पिटाई, भद्दी गालियां और जेल प्रशासन की कभी न खत्म होने वाली नफरत, यही उसकी रोजमर्रा की जिंदगी थी। लेकिन उसने भी हार मानकर घुटने नहीं टेके, बल्कि उसने सिस्टम की जंजीरों को तोड़ने का फैसला लिया। वो कोई साधारण कैदी नहीं था, उसके पास वो सुपर ह्यूमन एबिलिटीज थी जिनके बारे में सुनकर आज भी लोग हैरान रह जाते हैं। वो लोहे की सलाखों को सूप से गला देता था, हाथ की हथकड़ियों को खींचकर तोड़ देता था और अपने शरीर के जॉइंट्स को अपनी मर्जी से डिसलोकेट कर सकता था। उसे ना तो भारी भरकम हथकड़ियां रोक सकी और ना ही उसे तांबे की परत वाली चिकनी दीवारें और 24 घंटे का कड़ा पहरा रोक पाया। वो एक दो बार नहीं बल्कि चार बार जापान की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली जेलों से जेल गार्ड्स की नाक के नीचे से भाग निकला। जब पुलिस ने सोचा कि उन्होंने उसे दुनिया की सबसे सुरक्षित कोठरी में बंद कर दिया है, वो उन्हें गलत साबित कर देता। उसकी जेल ब्रेक इतनी चौंकाने वाली थी कि आबाशिरी प्रिजन, जिससे भागने वाला वो इकलौता कैदी था, जापान की सरकार ने बाद में उस जेल के एक हिस्से को उसकी याद में म्यूजियम में बदल दिया और उसका एक पुतला तक बनवाया। ये कहानी है जापान के ग्रेटेस्ट जेल ब्रेकर योशी शिरातोरी की, जिसने जापान के कड़े कानून और अभेद्य जेलों को चार बार तोड़कर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। योशी शिरातोरी का जन्म 31 जुलाई 1907 को जापान के आओमोरी प्रीफेक्चर में एक बेहद साधारण परिवार में हुआ था। उसके घर में गरीबी का साया तो पहले से ही था, ऊपर से जब वो केवल 2 साल का था उसके पिता की मौत हो गई और कुछ समय बाद उसकी माँ उसे छोड़कर किसी और आदमी के साथ भाग गई। इस तरह छोटी सी उम्र में ही शिरातोरी अकेला पड़ गया और वो धीरे धीरे गलत संगत में पड़ गया। उसको जुआ खेलने की बुरी लत लग गई और वो अक्सर अपनी सारी कमाई जुए में उड़ाने लगा। उसकी जिंदगी को वापस पटरी पर लाने के लिए उसकी शादी करवा दी गई और उसके 3 बच्चे हुए। सबको उम्मीद थी कि शिरातोरी अब एक पारिवारिक जीवन बिताएगा, लेकिन ज्यादा पैसा कमाने की हसरत में वो चोरियां करने लगा। लेकिन उसकी ये चोरी की आदत एक दिन उसकी जिंदगी में तूफान ले आई। एक बार योशी शिरातोरी जब अपने कुछ साथियों के साथ एक स्टोर हाउस में चोरी कर रहा था तो उसके साथियों की स्टोर हाउस मालिक के बेटे से हाथापाई हो गई और अनजाने में उसकी मौत हो गई। शिरातोरी इस मुठभेड़ में शामिल नहीं था, लेकिन फिर भी पुलिस ने जब करीब 2 साल बाद उसको एक दूसरी जगह चोरी करते पकड़ा तो उस पर चोरी के साथ साथ उस कत्ल का इल्जाम भी थोप दिया और उसे आओमोरी प्रिजन में डाल दिया। पुलिस उसको रोज टॉर्चर करके वो जुल्म कबूलने का दबाव बनाती जो उसने किया ही नहीं था। जब खुद को बेगुनाह साबित करने का कोई रास्ता नजर नहीं आया तो उसने जेल से भागने की ठान ली। सबसे पहले उसने जेल के पहरे का पैटर्न समझना शुरू किया। कई महीनों की कड़ी निगरानी के बाद उसने नोटिस किया कि गार्ड्स की पेट्रोलिंग के बीच 15 मिनट का गैप होता था। इसी गैप में उसे अपनी सेल के दरवाजे और उसके बाहर मौजूद और भी कई दरवाजों को पार करना था। एक दिन नहाते समय उसने पानी की बाल्टी के ऊपर लगे मेटल के तार को चुरा लिया और उसे एक चाबी की शक्ल दे दी। इसके बाद 18 जून 1936 की सुबह 5:30 बजे जैसे ही गार्ड पेट्रोलिंग करके उसके सेल के सामने से निकला, शिरातोरी उस मेटल के तार से एक एक करके सभी दरवाजों के तालों को खोलकर फरार हो गया। हैरान करने वाली बात यह थी कि हर दरवाजे को पार करने के बाद उसने दरवाजे को पीछे से दोबारा बंद भी किया ताकि सुबह तक किसी को उसके भागने की भनक ना लगे। इतना ही नहीं, वो अपने जेल के बिस्तर पर तकियों और कपड़ों को चादर के नीचे इस तरह सजा कर गया था कि देखने पर ऐसा लगे कि कोई इंसान सो रहा है। सुबह जब गार्ड दोबारा उसके सेल के सामने से गुजरा तो उसे लगा कि शिरातोरी अभी भी सो रहा है, लेकिन जब गिनती का वक्त आया और बार बार आवाज दिए जाने पर भी शिरातोरी ने कोई हलचल नहीं की तो गुस्से में गार्ड सेल के अंदर आ गया। उसने जैसे ही बिस्तर से चादर खींची वो दंग रह गया। बिस्तर पर सिर्फ तकिए और कपड़े थे और योशी शिरातोरी तब तक जेल की ऊंची दीवारों को फांद कर गायब हो चुका था। यह उसके जीवन का पहला प्रिजन ब्रेक था। जेल से भागने के बाद वो चाहकर भी अपने घर नहीं जा सकता था क्योंकि पुलिस उसका पीछा कर रही थी। उसके पास ना तो रहने का कोई ठिकाना था, ना जेब में पैसे और ना ही पेट भरने के लिए खाना था। इसलिए भूख से बेहाल होकर वो एक हॉस्पिटल में चोरी की नियत से घुस गया। लेकिन उसकी बुरी किस्मत ने यहाँ भी उसका पीछा नहीं छोड़ा और हॉस्पिटल स्टाफ ने उसे रंगे हाथों पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। इस बार कोर्ट ने और ज्यादा सख्ती दिखाते हुए उसे उम्र कैद की सजा सुना दी।
इसके बाद उसे समय समय पर अलग अलग जेलों में रखा गया ताकि उसे किसी जेल से भागने की प्लानिंग करने का टाइम ना मिले। इसी बीच 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गया, जिसमें जापान भी शामिल था। युद्ध की इसी अफरा तफरी के बीच 1942 में सुरक्षा कारणों के चलते कई कैदियों को इधर से उधर भेजा गया और इसी दौरान योशी शिरातोरी को भी शिफ्ट कर अकिता प्रिजन में डाल दिया गया। अकिता प्रिजन के एडमिनिस्ट्रेशन ने योशी शिरातोरी के पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए उस पर सख्ती बरतने में कोई कमी नहीं छोड़ी। उसे एक स्पेशल सेल में डाला गया जिसे खास तौर पर पहले भाग चुके कैदियों के हिसाब से बनाया गया था। उसकी दीवारें चिकनी तांबे की परत की बनी थी ताकि वो उन पर पैर ना टिका सके और उसकी छत काफी ऊंची थी जिसमें केवल एक छोटा सा रोशनदान लगा था। जुल्म की इंतहा तो तब हो गई जब उसे 24 घंटे हथकड़ियों में जकड़ कर रखा जाने लगा। वहां के गार्ड्स उसे जानवरों से भी बदतर तरीके से पीटते और उसे भद्दी भद्दी गालियां दी जाती। पूरे जेल में सिर्फ एक शख्स हेड गार्ड रोमिया कोबायाशी ही था जिसका दिल शिरातोरी की हालत देखकर पसीज जाता था। वो न सिर्फ उसे पिटने से रोकता बल्कि उसके प्रति थोड़ी दया भी दिखाता, मगर बाकी गार्ड्स का टॉर्चर महीनों तक बिना रुके चलता रहा। एडमिनिस्ट्रेशन ये भूल गया था कि जुल्म जितना बढ़ता है उसे तोड़ने का इरादा उतना ही मजबूत हो जाता है। ऐसे में 15 जून 1942 की आधी रात को जब बहुत तेज तूफान आया हुआ था और तेज बारिश हो रही थी, तभी एक गार्ड रूटीन चेकअप के लिए शिरातोरी के सेल के पास पहुंचा। जब उसने सेल की छोटी सी खिड़की से अंदर झांका तो उसके होश उड़ गए। अंदर फर्श पर शिरातोरी की हथकड़ियां खुली हुई पड़ी थी और वो जेल से गायब था। सिक्योरिटी गार्ड की नजरें जब ऊपर छत की ओर गई तो वो पूरी तरह हिल गया। छत पर लगी इकलौती खिड़की जो वेंटिलेशन के लिए लगाई गई थी वो वहां से गायब थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर एक इंसान उन चिकनी तांबे की दीवारों पर चढ़कर इतनी ऊंची छत तक कैसे पहुंच सकता है, और वो भी तब जब उसके हाथों में हथकड़ियां लगी हो। यहीं पर शिरातोरी ने अपनी उस दूसरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल का इस्तेमाल किया था जिससे वो चिकनी से चिकनी दीवार पर भी चढ़ सकता था। जेल पहुंचते ही सबसे पहले उसने अपनी हथकड़ियों को खोलने के लिए लोहे के एक छोटे से टुकड़े का कहीं से जुगाड़ कर लिया था। वो हर रात बड़ी खामोशी से अपनी हथकड़ी खोलता था और तांबे की उन फिसलन भरी दीवारों का सहारा लेकर चढ़ने की प्रैक्टिस करता था। छत पर जो वेंटिलेशन के लिए खिड़की लगी थी वो भले ही मेटल की थी लेकिन उसका फ्रेम लकड़ी का बना था। ऐसे में योशी शिरातोरी हर रात धीरे धीरे उस फ्रेम को हिलाकर ढीला करने लगा था। खिड़की को ढीला करके वो वापस नीचे आता और अपनी हैंडकफ्स दोबारा पहन लेता। कई दिनों की इस खामोश मेहनत के बाद आखिरकार वो लकड़ी का फ्रेम इतना कमजोर हो गया था कि एक ही झटके में अलग हो सकता था। ऐसे में 15 जून की रात जब तेज बारिश और तूफान आ रहा था, तभी सही मौका देखते हुए योशी शिरातोरी छत की खिड़की को उखाड़कर अंधेरे में गायब हो गया। जेल से निकलने के बाद शिरातोरी के मन में पहला ख्याल अपने बीवी बच्चों के पास लौटने का आया, लेकिन वो जानता था कि पुलिस सबसे पहले उनके घर पर ही जाल बिछाएगी। जेल से भागने के बाद पुलिस से छिपते हुए शिरातोरी अकिता सिटी की तंग गलियों और सुनसान इलाकों में छुपकर अपनी जिंदगी काटने लगा। उधर जेल प्रशासन और जापान की पुलिस उसे ढूंढने के लिए पागलों की तरह चप्पे चप्पे की खाक छान रही थी, लेकिन शिरातोरी का उन्हें कोई अता पता नहीं चल सका। लेकिन करीब 3 महीने बाद 18 सितंबर 1942 की रात कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आया। अकिता प्रिजन का हेड गार्ड कोबायाशी जब अपने घर पर आराम कर रहा था, तभी किसी ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा खोलते ही कोबायाशी के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उसके ठीक सामने कोई और नहीं बल्कि खुद योशी शिरातोरी खड़ा था, जिसे पुलिस पागलों की तरह ढूंढ रही थी। भूख, प्यास और भागदौड़ की वजह से उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी, इसलिए कोबायाशी ने उसे अंदर बुलाया और खाना खिलाया। जब उसने हैरानी से पूछा कि इतनी मेहनत से जेल तोड़ने के बाद तुम वापस मेरे पास क्यों आए, इस पर शिरातोरी ने कहा, पूरी जेल में सिर्फ तुम ही थे जिसने मुझे एक इंसान समझा। इसके बाद उसने कोबायाशी से कहा कि वो सरेंडर करना चाहता है, लेकिन पुलिस के सामने नहीं बल्कि जस्टिस डिपार्टमेंट के सामने, ताकि वो जेलों के भीतर कैदियों पर हो रहे जुल्मों का कच्चा चिट्ठा खोल सके। कोबायाशी ने उसे मदद का भरोसा दिया, लेकिन जैसे ही शिरातोरी बाथरूम की तरफ गया, कोबायाशी ने फौरन पुलिस को फोन कर दिया। कुछ ही देर में पुलिस ने घर को घेर कर योशी शिरातोरी को एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया। इस धोखे ने शिरातोरी को अंदर से तोड़ दिया और उस रात उसने कसम खा ली कि अब वो किसी भी पुलिस वाले पर भरोसा तक नहीं करेगा। योशी शिरातोरी की गिरफ्तारी के बाद कोर्ट ने उसकी लाइफ सेंटेंस की सजा में 3 साल का इजाफा और कर दिया। इसके पिछले 2 जेल ब्रेक के रिकॉर्ड को देखते हुए इस बार एडमिनिस्ट्रेशन ने उसे होकाइडो के नॉर्थ में मौजूद जापान की अल्काट्रेज कही जाने वाली सबसे खतरनाक अबाशिरी प्रिजन में डाल दिया। अबाशिरी प्रिजन वो जेल थी जिसका नाम सुनते ही बड़े से बड़े अपराधी के पसीने छूट जाते थे। ये जेल इतनी हाईली सिक्योर्ड थी कि आज तक कोई भी कैदी यहाँ से जिंदा भागने में कामयाब नहीं हुआ था। यहाँ की सिक्योरिटी इतनी सख्त थी कि अगर
अगर कोई भागने की जरूरत भी करता तो गार्ड्स को उसे देखते ही गोली मारने के आदेश थे। जेल के चारों तरफ ऊंची ऊंची कटीले तारों से घिरी दीवारें, वॉच टावर्स पर दिन रात पहरा देते गार्ड्स के अलावा यहाँ एक और सबसे बड़ा खतरा था। बाहर चारों तरफ मीलों तक बर्फ से ढकी पहाड़ियां थी जहां साल के ज्यादातर महीने स्नोफॉल होती थी। अगर कोई कैदी भाग भी जाता तो ऐसे जानलेवा मौसम में जंगली भालुओं के बीच जिंदा रहना लगभग नामुमकिन था। अब तक सबने शिरातोरी के जेल से फरार होने के किस्से सुन रखे थे, इसलिए सुरक्षा को अगले लेवल पर ले जाया गया। उसके लिए जो स्पेशल सेल तैयार की गई थी उसका दरवाजा और खिड़की पहले से कहीं ज्यादा मजबूत थे। उसके सेल के दरवाजे पर एक खिड़की थी जो पूरी तरह लोहे की थी और उसका साइज इतना छोटा था कि योशे शिरातोरी का पूरा शरीर उसमें से पार नहीं निकल सकता था। जेल की टाइट सिक्योरिटी के अलावा गार्ड्स का कैदियों के प्रति रवैया भी काफी सख्त था। यहाँ कैदियों को जानवरों की तरह पीटा जाता था। जेल के गार्ड्स सबसे ज्यादा शिरातोरी को टॉर्चर करते। वो लोग उसे बुरी तरह पीटते और उसका मजाक उड़ाते हुए चुनौती देते कि अगर दम है तो यहाँ से भाग कर दिखा। एक दिन जुल्म की इंतहा हो गई। गार्ड्स ने उसे इतना ज्यादा पीटा कि शिरातोरी का सब्र जवाब दे गया। उसने गुस्से में गार्ड्स के सामने अपनी लोहे की हथकड़ियों को खींचकर एक ही झटके में तोड़ दिया और दहाड़ते हुए उन्हें चैलेंज किया कि वो बहुत जल्द इस जेल से भी भाग जाएगा और वो उसका कुछ नहीं कर पाएंगे। ये देखकर गार्ड्स के पसीने छूट गए, लेकिन ऐसा करके शिरातोरी ने अपने लिए मुसीबत बढ़ा ली थी, क्योंकि इसके बाद उसके लिए 20 किलो की लोहे की भारी भरकम स्पेशल हैंडकफ्स और बेड़ियां बनवाई गई। इनमें चाबी लगाने के लिए कोई छेद या जगह भी नहीं छोड़ी गई थी ताकि वो उन्हें ना खोल सके। इन भारी भरकम हथकड़ियों और बेड़ियों को शिरातोरी के हाथ और पैर पर कस दिया गया। उसे 24 घंटे इसी बोझ के साथ रहना पड़ता था। यहाँ तक कि खाना खाते वक्त भी उसकी हथकड़ियां नहीं खोली जाती थी, इसलिए उसे खाना भी किसी जानवर की तरह सीधे मुंह से खाना पड़ता था। लोहे की इन भारी बेड़ियों ने उसकी कलाइयों और टखनों की खाल को बुरी तरह छील दिया और धीरे धीरे उसके घाव में कीड़े पड़ने लगे। जेल प्रशासन को पूरा यकीन था कि अब शिरातोरी जेल में ही दम तोड़ देगा। इस तरह करीब 1 साल बीत गया और 26 अगस्त 1944 की तारीख आ गई। उस समय वर्ल्ड वॉर 2 अपने चरम पर था और जापान पर दुश्मन देशों के हवाई हमलों का खतरा मंडरा रहा था। इसलिए उस रात पूरे जापान में वॉर टाइम ब्लैकआउट घोषित किया गया था और पूरे शहर और जेल की लाइटें बंद कर दी गई थी ताकि दुश्मन जहाजों को रोशनी ना दिखे और वो हमला ना कर सके। जेल के गलियारे अंधेरे में डूबे हुए थे और चारों तरफ सन्नाटा पसरा था। तभी ड्यूटी पर तैनात एक गार्ड को जेल की छत पर किसी के चलने की हल्की सी आहट सुनाई दी। गार्ड टॉर्च लेकर बाहर निकला, लेकिन तूफान और अंधेरे के बीच उसे कुछ नजर नहीं आया। जब वो वापस लौटा और अपनी तसल्ली के लिए शिरातोरी के सेल में झांका तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। भारी भरकम 20 किलो की हथकड़ियां और बेड़ियां अंदर बिस्तर पर बड़ी ही सजावट से रखी हुई थी और योशे शिरातोरी जेल कोठरी से गायब था। अंदर शिरातोरी के बदन के कपड़े भी पड़े थे, लेकिन शिरातोरी का कोई नामो निशान नहीं था। योशे शिरातोरी तीसरी बार जापान की सबसे सुरक्षित जेल को चकमा देकर फरार हो चुका था। जेल प्रशासन इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहा था कि आखिर उन फौलादी बेड़ियों को तोड़कर वो जेल से कैसे भाग निकला, लेकिन इस नामुमकिन काम को मुमकिन बनाने के लिए शिरातोरी पिछले कई महीनों से एक ऐसी तरकीब पर काम कर रहा था जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। दरअसल अबाशिरी प्रिजन में कैदियों को खाने में चावल के साथ रोज एक कटोरी मीसो सूप दिया जाता था। योशे शिरातोरी ने गौर किया कि उस सूप में नमक की मात्रा काफी ज्यादा होती थी। बस यही से उसके दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आया। वो रोज अपने सूप में से थोड़ा सा हिस्सा बचा लेता और जब गार्ड्स की नजर हटती तो उस सूप को अपने मुंह में भर के बड़ी ही खामोशी से अपने सेल के दरवाजे पर बनी लोहे की छोटी खिड़की के नट्स एंड बोल्ट्स और अपनी हथकड़ी और बेड़ियों पर गिराता। वो जानता था कि अगर सूप को लगातार हर दिन लोहे पर डाला जाए तो उसमें मौजूद नमक लोहे में जंग पैदा कर देगा। वो लगातार कई महीनों तक इसी प्रोसेस को करता रहा और आखिरकार उसकी मेहनत रंग दिखाने लगी। अगस्त 1944 आते आते उसकी हथकड़ियों और दरवाजे के बोल्ट्स में इतनी जंग लग चुकी थी कि वो अंदर से पूरी तरह खोखले हो गए थे। आखिरकार 26 अगस्त 1944 की उस रात जब पूरा जापान वॉर टाइम ब्लैकआउट के अंधेरे में डूबा हुआ था, शिरातोरी ने अपनी ताकत का इस्तेमाल कर उन जंग लगी 20 किलो की हथकड़ियों और बेड़ियों को तोड़ दिया। इसके बाद उसने दरवाजे की खिड़की के उन जंग लगे बोल्ट्स को खोलकर पूरे फ्रेम को बाहर निकाल दिया। लेकिन अब भी उसके सामने एक बहुत बड़ी परेशानी थी। उस खिड़की का साइज जानबूझकर उसके शरीर से काफी छोटा बनाया गया था ताकि वो वहां से निकल ना सके। यहीं पर शिरातोरी ने अपनी एक और अजीब काबिलियत
इंसानियत का नमूना पेश किया। उसने ठंड की परवाह किए बिना अपने शरीर के कपड़े उतार फेंके और अपने दोनों कंधों की हड्डियों को अपनी जगह से डिसलोकेट कर अपने शरीर को इतना सिकोड़ लिया कि वो उस छोटी सी खिड़की से किसी साए की तरह बाहर निकल आया। सेल से बाहर निकलते ही वो सीधे जेल की छत पर पहुंचा। ब्लैकआउट की वजह से हर तरफ घना अंधेरा था, जिसका फायदा उठाकर वो दीवारों को फांदकर गायब हो गया। योशी शिरातोरी पहला ऐसा कैदी था जिसने अनब्रेकेबल माने जाने वाले अबाशिरी प्रिजन से भी भागकर जापान की प्रिजन सिक्योरिटी की धज्जियां उड़ा दी थी। पुलिस ने महीनों की नाकाम खोजबीन के बाद फाइल ये कहकर बंद कर दी कि योशी शिरातोरी बर्फीली पहाड़ियों में भयंकर ठंड या जंगली जानवरों की वजह से मर गया होगा। लेकिन वक्त का पहिया तेजी से घूमा और अगस्त 1945 में इतिहास ने एक बार फिर करवट ली। अमेरिका ने जापान पर एटम बॉम्ब्स गिरा दिए, जिसके बाद जापान ने घुटने टेक दिए और सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया। अब जापान का कंट्रोल अमेरिकन आर्मी के हाथों में आ चुका था। इस उथल पुथल के बीच शिरातोरी का नाम सरकारी कागजों में कहीं कर रह गया था। लेकिन करीब 2 साल बाद 1946 के अंत में पुलिस ने एक आदमी को हत्या के इल्जाम में पकड़ा। जब उसकी पहचान हुई तो जापान पुलिस सन्न रह गई, क्योंकि वो शख्स कोई और नहीं बल्कि योशी शिरातोरी ही था। पुलिस कस्टडी में शिरातोरी ने अपनी उन 2 साल की पूरी दास्तान सुनाई, जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। उसने बताया कि अबाशिरी प्रिजन से भागने के बाद उसने पहाड़ों के बीच एक पुरानी गुफा को अपना बसेरा बना लिया था। 2 साल तक उसने दुनिया से कटकर, आग जलाकर और छोटे मोटे जानवरों का शिकार करके वहां खुद को जिंदा रखा। लेकिन शिरातोरी से जब तन्हाई बर्दाश्त नहीं हुई तो वो नीचे शहर की तरफ चला आया था, जहां उसे पता चला कि युद्ध खत्म हो गया है और जापान अब अमेरिका के हाथ की कठपुतली बन गया है। उसे लगा कि इतना कुछ बदल गया है तो शायद पुलिस भी अब उसे भूल चुकी होगी, इसलिए उसने छिपना छोड़ दिया और वो खुशी खुशी सैकड़ों किलोमीटर दूर अपने घर, अपनी बीवी बच्चों के पास वापस लौटने लगा। एक दिन वो रास्ते में सपोरो शहर से गुजर रहा था तो उसे बहुत तेज भूख लग रही थी। वो किसान के खेत में घुसा और वहां से टमाटर तोड़कर खाने लगा। तभी खेत का मालिक वहां आ पहुंचा। उस इलाके में पिछले कुछ समय से काफी चोरियां हो रही थी, इसलिए किसान ने आव देखा ना ताव और अपनी कुदाल से शिरातोरी पर हमला कर दिया। अपने बचाव की कोशिश में शिरातोरी भी उससे भिड़ गया और तभी इस हाथापाई में अनजाने में वही कुदाल किसान को जा लगी, जिससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद भीड़ ने शिरातोरी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। इस बार जब उसे सपोरो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश किया गया तो एक और हत्या और 3 बार जेल तोड़ने के इतिहास को देखते हुए कोर्ट ने उसे सीधे फांसी की सजा सुना दी। फांसी होने तक उसे सपोरो प्रिजन में डाल दिया गया। यहाँ उसे एक ऐसी रीइंफोर्स सेल में रखा गया जिसकी दीवारें, छत और दरवाजा सब कुछ ठोस स्टील से बना था। इस बार खिड़कियों का साइज शिरातोरी के सिर के साइज से भी छोटा रखा गया, क्योंकि कोई भी अपने सिर का साइज नहीं बदल सकता। इसके अलावा उसकी निगरानी के लिए उसकी सेल के बाहर 6 स्पेशल गार्ड्स की ड्यूटी लगाई गई, जो उस पर अपनी नजरें गड़ाए रखते थे। लेकिन इस बार उसे हथकड़ी नहीं पहनाई गई, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन को अपने इस बंदोबस्त पर पूरा भरोसा था और वो जानते थे कि शिरातोरी के लिए कोई भी हथकड़ी तोड़ना बच्चों का खेल है। जेल में दिन गुजारते हुए शिरातोरी अक्सर अपने सेल की ऊंची छत को एकटक निहारता रहता था। जब गार्ड्स उसे ऐसा करते देखते तो वो हंसते और उसका मजाक उड़ाते। उन्हें लगता था कि शिरातोरी फिर से छत के रास्ते भागने की पुरानी तरकीब सोच रहा है, जो इस बार नामुमकिन थी। जब भी उसे नहाने के लिए सेल से बाहर भेजा जाता तो गार्ड्स उसकी छत, दीवारों और खिड़कियों की बारीकी से जांच करते, लेकिन उन्हें कभी कुछ सस्पिशियस नहीं मिला। इसी बीच शिरातोरी जरूरत से ज्यादा सोने लगा था। वो दिन भर जमीन पर बिछे अपने गद्दे पर चादर ओढ़ के पड़ा रहता। अब उसकी उम्र भी 40 से ज्यादा हो गई थी। वो काफी ज्यादा शांत रहने लगा, इसलिए गार्ड्स भी उस पर तरस खाकर उसे यूं ही सोने देते। महीनों तक यही सिलसिला चलता रहा और गार्ड्स ये मान बैठे कि शिरातोरी अब नहीं भागेगा। लेकिन 1947 में एक सुबह ऐसी आई जिसने एक बार फिर पूरे जापान को हिला कर रख दिया। गार्ड्स ने जब योशी शिरातोरी की सेल में झांक कर देखा तो वो हर बार की तरह चद्दर ताने सो रहा था। जब काफी आवाज लगाने के बाद भी शिरातोरी नहीं उठा तो एक गार्ड झुंझलाकर सेल के अंदर दाखिल हुआ। उसने गुस्से में चादर खींची, लेकिन जो उसने देखा वो देख उसके होश उड़ गए। चादर के नीचे शिरातोरी नहीं बल्कि सफाई से रखे हुए तकिए और कुछ कपड़े थे। गार्ड्स ने पागलों की तरह पूरी कोठरी की तलाशी ली। छत पूरी तरह सलामत थी, दीवारें भी ठीक थी और खिड़कियां भी वैसी की वैसी ही लगी थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर शिरातोरी गायब कैसे हो गया। तभी एक गार्ड की नजर फर्श पर बिछे उस गद्दे पर गई। जैसे ही उसने गद्दा हटाया, उसकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहा।
उसके गद्दे के नीचे एक सुरंग थी जिससे योशी शिरातोरी जेल से चौथी बार फरार हो गया। दरअसल पिछले कई महीनों से जब गार्ड्स को लगता था कि शिरातोरी सो रहा है, तब वो असल में अपने गद्दे के नीचे फर्श को खोद रहा होता था। उसने फर्श के नीचे एक लंबी सुरंग तैयार कर ली थी। सुरंग खोदने के लिए वो अपने सूप बोल का इस्तेमाल करता था। जिस लकड़ी के फर्श पर उसका गद्दा बिछा था, उसके नीचे एक खाली जगह बनी हुई थी और शिरातोरी बड़ी सफाई से उस खाली जगह में उस मिट्टी को भर देता था जो सुरंग से निकलती थी। वो सेल की छत को भी घंटों तक सिर्फ इसलिए देखता रहता था ताकि गार्ड्स का पूरा ध्यान ऊपर की ओर रहे और वो कभी नीचे फर्श की जांच करने को सोचे भी नहीं। महीनों की इस खामोश मेहनत के बाद 1947 में वो सपोरो प्रिजन की दीवारों के नीचे से रास्ता बनाकर चौथी बार फरार हो गया। ये उसका सबसे चौंकाने वाला जेल ब्रेक था, जिसने साबित कर दिया कि कोई भी जेल उसको कैद करके नहीं रख सकती। चौथी बार भागने के बाद वो करीब 9 महीनों तक पुलिस से बचते हुए इधर उधर भटकता रहा। बार बार पकड़े जाने और फिर भागने की जिंदगी से वो अब थक चुका था। पुलिस के डर की वजह से वो अपने परिवार के पास भी नहीं जा पाता था। उम्र भी बढ़ रही थी और अब ये चूहे बिल्ली का खेल उसे अंदर से तोड़ने लगा था। एक दिन वो एक बेंच पर बैठा बैठा इसी सोच विचार में गुम था कि तभी एक आदमी उसके बगल में आ बैठा। योशी शिरातोरी ने जब उसकी तरफ नजर घुमाई तो वो दंग रह गया, क्योंकि वो आदमी एक बड़ा पुलिस ऑफिसर था। शिरातोरी ने भागने का सोचा, लेकिन इससे पुलिस ऑफिसर को उस पर शक हो सकता था, इसलिए वो चुपचाप बैठा रहा। तभी उस पुलिस ऑफिसर ने सिगरेट का पैकेट निकाला और एक सिगरेट खुद के लिए जलाई और एक सिगरेट शिरातोरी की ओर बढ़ा दी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद के उन सालों में सिगरेट्स एक महंगी चीज थी, लेकिन फिर भी उस ऑफिसर ने बिना कुछ पूछे उसे सिगरेट दे दी थी। ये छोटी सी बात योशी शिरातोरी को अंदर तक छू गई। पूरी जिंदगी उसका सामना ऐसे पुलिस वालों से हुआ था जिन्होंने उसे पीटा, जलील किया और जानवरों जैसा सलूक किया, लेकिन एक अनजान पुलिस ऑफिसर का इंसानियत से भरा ये बर्ताव उसके लिए बिल्कुल नया था। उसी पल शिरातोरी टूट गया और भावुक होकर उसने अपनी पूरी कहानी उस ऑफिसर को सुना दी कि कैसे एक झूठे कत्ल के इल्जाम ने उसकी जिंदगी को नर्क बना दिया और कैसे उसे जेल प्रशासन के अत्याचारों से बचने के लिए 4 बार जेल से भागना पड़ा। वो पुलिस अफसर संयोग से ईमानदार और साफ दिल का निकला और उसने योशी शिरातोरी को न्याय दिलाने में पूरी मदद की। उसका दोबारा ट्रायल चला और कोर्ट ने यह माना कि किसान की मौत एक हादसा थी जो सेल्फ डिफेंस में हो गई। इसके अलावा जज ने इस बात पर भी गौर किया कि जेल गार्ड्स के बुरे बर्ताव के बावजूद शिरातोरी ने कभी किसी गार्ड को नुकसान नहीं पहुंचाया, जबकि उसके पास वैसी ताकत और मौके दोनों थे। आखिरकार जज ने उसकी डेथ पेनल्टी रद्द कर दी और उसे 20 साल की सजा सुनाई। साथ ही उसकी इच्छा के अनुसार उसे इस बार टोक्यो की फुचू प्रिजन में रखा गया। वहां का मौसम सूटेबल था और सबसे बड़ी बात, वहां के गार्ड्स कैदियों के साथ एक इंसान की तरह पेश आते थे। योशी शिरातोरी ने इस सजा को इस बार पूरे दिल से एक्सेप्ट कर लिया और उसने भागने की कोई कोशिश नहीं की। उसके अच्छे बर्ताव की वजह से उसे 14 साल बाद ही दिसंबर 1961 में रिहा कर दिया गया, लेकिन इस बार वो किसी खिड़की या टनल के रास्ते नहीं बल्कि फ्रंट डोर से बाहर आया था और उसने पहली बार आजादी की सांस को महसूस किया। उसकी आंखों में अब बस अपने बीवी बच्चों से मिलने की खुशी थी, लेकिन वो जब फाइनली अपने घर वापस पहुंचा तब तक उसकी बीवी की मौत हो चुकी थी। ये उसके लिए एक बहुत गहरा झटका था। इसके बाद वो अपनी बेटी के साथ रहने लगा और 1979 में 71 साल की उम्र में हार्ट अटैक की वजह से योशी शिरातोरी की मौत हो गई। वक्त के साथ उसकी कहानी जापान और फिर पूरी दुनिया में काफी फेमस हुई और उसकी जिंदगी पर कई किताबें लिखी गई और कई फिल्में बनी। जिस आबाशरी प्रिजन में उसके साथ नर्क जैसा व्यवहार हुआ था, बाद में उसी जेल के एक हिस्से को उसकी याद में म्यूजियम बना दिया गया। वहां टूरिस्ट को दिखाने के लिए योशी शिरातोरी का एक पुतला उसी खिड़की के पास लगाया गया है जहां से वो अपनी हड्डियों को डिसलोकेट करके जेल से भागा था।